सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो टुडेज क्या संडे मंडे दोनों का एनालिसिस रहेगा। आज के एनालिसिस में सबसे पहले हमारे पड़ोस वाले ही कंट्री से खबर आ रही है कि प्रचंडा जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के, उनको एक बार देखेंगे। और ये यूनेस्को से रिलेटेड न्यूज है। एक बार यूनेस्को को प्लीज कवर करके जाना। यूनेस्को को किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सिम्बी हो, स्लैट ले लो, एमएच सेट ले लो, डीयू ले लो और एचएम ले लो, कोई सा भी एग्जाम उठाओ, इन सब में, या फिर एएमयू का अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है, एएमयू लॉ का, तो उन लोगों के लिए भी अगर इन सब एग्जाम को फेस करने जा रहे हो तो यूनेस्को जो टॉपिक है बहुत अच्छे से करके जाना। बिकॉज यूनेस्को बहुत बार न्यूज में रहा है। प्लस जब जब हम लोगों ने इसमें मैराथन में पढ़ा था, मैंने हर बार बताया था कि किसी न किसी एग्जाम में आएगा, और आईलेट ने इस पे क्वेश्चन डाला भी था। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक बार देख के जाना। भी देखेंगे कि श्री मुखालिंगम एक टेम्पल है, और इस टेम्पल की बात चल रही है कि इसको डाला जाए यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में। तो क्या पता 41 हो जाए अब टोटल। थर्ड इज अबाउट द नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम से रिलेटेड एक और न्यूज है, और हल्का सा एडिशन। तो जो लोग पहले से नमामि गंगे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बेनिफिट है कि वो बस एक छोटा सा एड ऑन करेंगे। एंड दिस इज द काला आजार डिजीज। मस्कीटो से होता है ये काला आजार डिजीज। तो एक बार देखेंगे कौन से मस्कीटो से होता है भाई, है ना। और अभी कोविड भी है तो पढ़ लो भाई, ठीक है। ये है हमारे प्रचंडा। तो देखते हैं इनका पूरा नाम। तो इनका पूरा नाम है पुष्पा कमल दाहाल प्रचंडा। हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेपाल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर फॉर थर्ड टाइम। तीसरी बार नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं पुष्पा कमल दाहाल, यानी पीकेडी प्रचंडा, ठीक है। पीके दहल गए, पुष्पा कमल, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से, माओइस्ट सेंटर। चेयरमैन पुष्पा कमल दाहाल प्रचंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों लाइन ना कनेक्टेड है आपस में। बस उसमें ना सेकंड वाले में आपको उसकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता चल जाएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर से ये बिलोंग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार दिमाग घूम गया एग्जामिनर का, क्या पता पूछ दे, तो पढ़ के जाना, बेनिफिट में रहेगा। इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ नेपाल, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। देखो नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2015 में, काफी नया कॉन्स्टिट्यूशन है इनका। और ये बताता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नेपाल इज अ फेडरल स्टेट विद 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल। सर ये क्या है फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल? देखो हमारा कैसे होता है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। लोकल में 2 पार्ट आ जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, ठीक है। तो ये कहां से आता है, 72nd 73rd अमेंडमेंट। तो ये देखने लायक चीजें तो हम लोगों ने बहुत पहले भी बहुत बार कवर किया था। तो ये इंडिया का पोजीशन हो गया, और ये नेपाल का पोजीशन है कि फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल लेवल पे। तो 3 टायर सिस्टम है इनका, हमारा भी 3 टायर सिस्टम है, यूनियन, स्टेट और लोकल। ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी सी चीजें कभी बार इंटर रिलेट करके पूछ दी जा सकती है। एडल्ट फ्रेंचाइजी से होता है। सर एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? देखो हमारे यहाँ भी है एडल्ट सफरेज, ठीक है। और इंडिया वन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी थी जिसने एडल्ट सफरेज को यूज किया था। तो एडल्ट सफरेज क्या होता है कि 18+ वाले ही वोट कर सकते हैं, 18+ वाले वोट कर सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है। पीरियोडिक इलेक्शंस हैव बीन कैटेगरी स्टेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। इसमें फर्स्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बड़ा आसान सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। देखो क्या होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, ये एक पोस्ट लगा हुआ है, राइट। अब इसको जो पास करेगा सबसे पहले वो जीत जाएगा इलेक्शन। लेट सपोज कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका थोड़ा क्लियर डायग्राम लेके चलते हैं आपको। लेट सपोज ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राइट। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 लोग हैं, यानी मिनिमम कितना, 500 चाहिए जीतने के लिए, ठीक है। अब जिस भी पार्टी ने या जिस भी पर्सन ने पहले 501 कर लिए वो जीत गया, ठीक है। अगर मान लो कि वोट 800 ही पड़े, ठीक है, यानी जिसने भी पहले 401 कर लिया उसका काम हो गया, वो जीत गया। तो पहले जो उस पर्टिकुलर नंबर को क्वालिफाई करेगा, ही और शी शैल बी डिक्लेयर्ड विनर। अभी वैसे इंडिया में बात चल रही है कि फर्स्ट पास इन द पोस्ट सिस्टम, काफी डिबेट रहा है कि इस चीज को चेंज किया जाए।
और लोकल लेवल पे है इनका ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड द विनर। ठीक है, अगर मान लो कि किसी को 1000 मिला हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 है, ठीक है, एक बार और देखते हैं, क्लैरिटी रहनी चाहिए चीजों के बीच में। किसी एक पर्सन को 400 सीट्स मिली, अब क्यों गलत है? एफपीटीपी जो सिस्टम है, एफपीटीपी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों गलत है? देखिए 1000 सीट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक पार्टी को मिला 400। थोड़ा सा क्लियर इमेज लगाते हैं यहाँ पे। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज 1000 सीट्स, ठीक है, और 10,000 हो गया, इसको एक जीरो हटाते हैं यहाँ से, 1000 में थोड़ा आसानी रहेगा आपको भी क्लैरिफाई कराने में। देखिए अब किसी पार्टी को मिला, किसी पर्सन को मिला 400, ठीक है, एक को मिला 300 और एक को मिला एक को मिला मान लेते हैं 250 और एक कोई है पार्टी जिसको मिल गया आपको 50। तो आपके पास 4 लोग थे, उसमें चारों को अलग अलग मिला। क्या कोई मेजॉरिटी में है? मेजॉरिटी में है कोई यहां पर? ये देख के बताओ। 1000 है, मेजॉरिटी का मतलब कितना होना चाहिए? 500 प्लस, यानी कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर किसके पास है? इस ब्लू वाले के पास, यानी जीतेगा कौन? ये पहली बार जिसने सबसे ज्यादा नंबर क्लैरिफाई कर लिया वो जीत जाएगा। तो इसीलिए सिस्टम को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई इसमें मेजॉरिटी की बात नहीं हो पाती है। ठीक है, वैसे तो मेजॉरिटी ने किसी को नहीं चुना, बट 400 लोगों ने इसको चुना, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स उसके पास थे, तो डेट्स व्हाई फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाली चीज को, कि अगर आता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर। अच्छा, इनका दूसरा सिस्टम है मिक्स्ड इलेक्टोरेट का। मिक्स्ड इलेक्टोरेट का क्या सिस्टम है देखते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट असेंबली के लिए मिक्स्ड है। अच्छा, इनके फेडरल पार्लियामेंट में टोटल 334 मेंबर हैं। फेडरल पार्लियामेंट की बात की गई है, यानी 2 हाउस होगा पार्लियामेंट, एक, अब यहां टोटल है 334 और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 275 मेंबर्स हैं और नेशनल असेंबली में 59 मेंबर्स हैं। ये देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। 275 मेंबर जहां पर है इनके पास, ये हमारा लोकसभा है एक तरह से देखा जाए तो, हमारा लोकसभा इनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और हमारा राज्यसभा और इनका नेशनल असेंबली। ये चीज याद रखना, ये हमारा है, ये भी हमारा है, ये इनका पोजीशन है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आएंगे जिनका मिक्स्ड इलेक्टोरेट सिलेक्शन होगा, और ये नेशनल असेंबली वाले हैं। अच्छा, ये ना परमानेंट होता है, ऑब्वियसली हमारा राज्यसभा भी परमानेंट होता है, तो जैसे जैसे हमारा राज्यसभा में वैसे इनके यहाँ भी सेम यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। तो मैंने जो यहाँ पे ये बात समझाई है, इट इज इन रिलेशन विद द इंडिया, ताकि आप कोरिलेट कर सको और काफी अच्छे से हो पाए। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना रेडी रहा करो, क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और जैसा क्लैट पेपर ले रहा है आजकल, तो यू शुड बी प्रिपेयर। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में देखा जाए तो फेडरल पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और नेशनल असेंबली, जैसे हमारा है लोकसभा एंड राज्यसभा, विल इलेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, एक बात बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा होता है, और एक और पर्सन को इंक्लूड किया जाता है, उसका नाम बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर इनका रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, जो अभी है पुष्पा कमल ढा, पीके ढा। द लीडर ऑफ पार्टी दैट विंस अ सिंपल मेजॉरिटी इज इनवाइटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट a party or a coalition of 138 seats for a clear majority. Obviously टोटल जितना उससे एक ज्यादा। Members of HR are elected for a 5-year term. हमारा भी लोकसभा में 5 साल का ही टर्म रहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेशनल असेंबली इज अ परमानेंट बॉडी। अभी जस्ट बताया हमारा राज्यसभा, इनका नेशनल असेंबली, तो ये याद रखना है चीज। 56 मेंबर्स होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होता है, हमारे यहाँ भी सेम सिस्टम है, कुछ ज्यादा वैसा नहीं है। 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, इनके 3 मेंबर हैं, हमारे 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं ना, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, रेखा मैडम हो गई। ये लोग कैसे जाते हैं राज्यसभा में? ये जाते हैं बाय प्रेसिडेंट नॉमिनेशन से, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं इनको, तो ये जाते हैं। तो दैट इज द सिंपल थिंग दैट यू शुड बी अवेयर कि लिटरेरी फिलॉसफी इनके बेसिस पे इनका होता है, और इनका भी 6 साल का टेन्योर होता है, विद 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर 2 years ऑन रोटेशनल बेसिस। सेम डिट्टो जैसा इंडियन पार्लियामेंट का है वैसा ही इनका है।
तो उससे अच्छा हमसे ही बनवा लेते, है ना। जब हमारा ही कॉपी पेस्ट करना था तो हमसे ही पूछ लेते, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया नाम मम्मी, जैसे कि पैराफ्रेज करना भी जरूरी नहीं समझा ओवरऑल, ठीक है। नेशनल असेंबली बना दिया राज्यसभा को, बस इतनी छोटी सी बात है, अगर ये याद रखोगे तो पूरा एक पोर्शन क्लियर रहेगा। चलिए अब आते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम पे। ये वह है नमामि गंगे को भाई क्या क्या इसके अंदर बातें की गई है। देखो गंगा ना केवल गंगा साफ करने से नहीं बचती, उसके आसपास की चीजों पे भी काम करना पड़ता है। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट, जो नाले का पानी है वो कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, तो उनका जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक साफ पानी ड्रेन ही नहीं होगा। रिवर सरफेस क्लीनिंग, सरफेस रिवर क्लीनिंग, इसका सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है छठ पूजा के टाइम पे देख लो यमुना, ठीक है। ये बहुत हर साल उठता है, ये हर साल की कहानी है। दिल्ली स्टेट पेपर देखना द हिंदू का, द हिंदू का स्टेट पेपर कभी भी उठा के देख लेना छठ पूजा के टाइम पे, यानी दिवाली के 1-2 हफ्ता पहले के आसपास देख लेना, तो वो हमेशा आता है ये चीज कि यमुना की सफाई हो रही है, ऊपर एकदम फोम टाइप का जम जाता है। डेट इज बिकॉज क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वाटर का वो ठीक से नहीं होता है, इंडस्ट्री का डायरेक्ट उसमें भेजा जाता है वो, डेट इज डर्टी वाटर। तो सरफेस क्लीनिंग, एफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर इसमें इंग्रेडिएंट हो सकता है आपका। इंडस्ट्रियल इफेक्टिव मॉनिटरिंग की बात हो गई इसमें। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, अच्छा बायोडाइवर्सिटी में क्या आ सकता है, देखो बायोडाइवर्सिटी में एक बड़ा अच्छा चीज है, दैट इज गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द क्लीनिंग ऑफ गंगा, ठीक है। तो ये चीज भी देखना है। पब्लिक अवेयरनेस, ये तो बेसिक फंडा है भाई। और गंगा क्लीन, गंगा ग्राम, सॉरी गंगा ग्राम टाइप की चीजें भी हैं जो आप छोटे छोटे लेवल पे ऐसा कर सकते हो जिससे चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, तो इसको देखना एक बार, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, न्यूज में क्यों है भाई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी recently highlighted the global appreciation for the country's flagship national Namami Gange program for Ganga rejuvenation, giving credit to people's participation। देखो बेसिकली हुआ क्या है कि वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के अंदर यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है टॉप 10 फ्लैगशिप्स इनिशिएटिव्स को, और 14 दिसंबर 2022 को वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे जब मना रहे थे COP15 और CBD, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मॉनिटर कनाडा में, तो इन लोगों ने बोला कि भाई हम जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP15, याद रखना ये चीज, COP15 UNFCCC का नहीं, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। तो जब इसका हो रहा था तो वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे सेलिब्रेट किया गया, तो टॉप 10 रेस्टोरेशन में नमामि गंगे प्रोग्राम को ये अवार्ड दिया गया। तो ये चीज याद रखना, तो इसे 3-4 चीजें कनेक्ट हो गई ना वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, बेसिकली अप्रूव्ड एज फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2014, यानी नमामि गंगे कब आया 2015 में, और 20,000 करोड़ रुपया लगा था। और जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उमा भारती जी ने शायद कहा था इसके रिलेटेड कुछ, देखना मौका मिले तो अच्छा लगेगा पढ़ के। इसके 2 ऑब्जेक्टिव है, पॉल्यूशन कम करना और कंजर्वेशन करना, ये बेसिकली इनका इनिशिएटिव है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। द प्रोग्राम वुड बी इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये बेसिकली एक बॉडी उन्होंने बना ली। अब देखो ये बॉडी ना 3 तरह से काम करेगी, देखेंगे आगे, टेंशन नहीं लेना है। NMCG's इम्प्लीमेंटेशन विंग ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल, और NGC 2016 में क्रिएट हुआ था अंडर द ऑर्डर ऑफ 2016 हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा यही देखेंगे कौन कौन सी इसके अंदर काम करती हैं। अब 3 टायर मैकेनिज्म लाया गया इस नेशनल क्लीन गंगा मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जो हायर लेवल पे था वो था कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, असिस्ट करेगा। स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ही प्रमोशन है ये सब। स्टेट पे देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जब प्रमोशन होता है तो वो चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, और उससे ऊपर जाते हैं तो कैबिनेट बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो वही चीज है डिस्ट्रिक्ट, चीफ और कैबिनेट, ये 3 पोस्ट याद रखना। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं, क्लैट कुछ भी पूछ सकता है गुरु। अच्छा ये देखो, ये है श्रीमुखालिंगम टेम्पल, इस टेम्पल के बारे में जानेंगे। और ये न्यूज में इसलिए और आया है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को टेम्पल के प्रीस्ट ने ये बोला है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करवाया जाए, ठीक है। अब तो टेम्पल के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। सम आर्किटेक्चरल मास्टरपीस वाज क्रिएटेड बाय द रूलर्स ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन दी देन कैपिटल ऑफ कलिंग। तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर्स ने इसको बनवाया था ओवरऑल।
भारी भारी वर्ड बोल दिया तो लगा कि भाई सब क्या ही बोल दिया, है ना, तो ये चीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, श्री मुखलिंगम टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये टेम्पल, नोन एज श्री मुखलिंगम स्वामी, हाउसिंग 3 एंशिएंट टेम्पल्स एट वन लोकेशन। 3 टेम्पल एक लोकेशन पे। द ट्रिनिटी, मधुकेश्वरा, सोमेश्वरा एंड भीमावेश्वरा टेम्पल आर द टेस्टिमनी ऑफ द सिग्निफिकेंस। तो हो सकता है भाई देखो, मधुकेश्वरा, सोमेश्वरा एंड थर्ड इज भीमेश्वरा, तो ये तीनों एक जगह पे है। दिस टेम्पल इज कलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑन द बैंक्स ऑफ वंशधारा रिवर। तो ये सब चीजें भी छोटी छोटी चीजें जिनको भूलना नहीं चाहिए हमें, तो साथ साथ देखते चले। चलिए ये है काला आजार, एनलार्ज इन स्प्लीन और एनलार्ज इन लिवर। ये बेसिकली काला आजार का है कि भाई कैसे कैसा क्या क्या सिम्टम हो सकता है इसका जो सामने से दिखे। तो मोदी जी ने कहा है कि हम काला आजार फ्री हो जाएंगे रिसेंटली। तो काला आजार क्या होता है, ये होता है लेishmania पैरासाइट से। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, है ना। लेishmania पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय फीमेल सैंड फ्लाई, मस्कीटो से नहीं होता है, माय बैड। एंड फ्लेबोटमस एग्रेपाइटिस इसका पूरा नाम है। इट इज ऑल्सो नोन एज द विसरल लेishmaniasis और ब्लैक फीवर और दमदम फीवर। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है, काला बुखार या फिर काला आजार, ऐसे इससे चलता है ये। टाइप्स इसका 3 टाइप्स हैं बेसिकली, क्यूटेनियस और ये म्यूकोसल। तो क्यूटेनियस क्या होता है, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ काला आजार व्हिच रिजल्ट इन स्किन लेजियंस। और म्यूकोसल में क्या होता है, क्यूटेनियस लेजन का ही दूसरा पार्ट है। द इन्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम द dissemination of parasites from the skin to the naso-organophilic nocosa। बेसिकली स्किन से रिलेटेड जो भी उसमें आफ्टर एस्पेक्ट्स हैं वो देखते हैं। तो व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आज 3 टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन, अ यात्रा इज डेयरिंग मटेरियल रिपेयर इंडियाज गैशेस, द इमर्जिंग ओमिक्रॉन सबलिनाइजेस। देखो तीनों टॉपिक हैं, एक बार पढ़ना, बट आई वांट कि मैं पहला टॉपिक एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे, फिर उसके बाद आप लोग पढ़ते रहिएगा इसको। उसके बाद आई गारंटी की कोई डाउट नहीं आएगा उसमें। यस, तो पहले टॉपिक में एक बात कही गई है, उसमें 2 टर्म है बेसिकली। एक तो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस। आई वांट योर अटेंशन हियर, क्योंकि उसमें ना कुछ एक कनंड्रम में वो टॉपिक लिया गया है, एक काफी कह लीजिए कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट में वो टॉपिक लिया गया है, बस उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जा सकता था, उसके बाद काफी स्कोप था कि वो आर्टिकल एक्सपेंड हो सके, बट ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ये तो टॉपिक का ही नाम लिखा है मैंने, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं। तो क्या हो रहा है कि देखिए आजकल गवर्नर का टसल तो सब जानते हैं, ठीक है, गवर्नर से जो प्रॉब्लम हो रही है वो हर किसी को पता है, बट गवर्नर के जो टसल होता है उसको वो किस हद तक जा रहा है ये देखते हैं। देखो कोई भी स्टेट में, स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेट में अगर कोई बिल पास होता है तो गवर्नर उसको असेंट देता है, तभी वो जाके लॉ बनेगा। तो आर्टिकल 200 के पास क्या चीज है, आर्टिकल 200 किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि देखो जब जब ये प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास जाएगा तो गवर्नर को ना कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि आप कितने दिन के अंदर अंदर असेंट दे देंगे। ठीक है, तो गवर्नर क्या करता है, उसके पास बैठ जाता है, अपना उसको प्रोटेक्ट कर लिया, हम देंगे नहीं, कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो वो एक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंस है क्या, किस बात पे, इसके टाइम फ्रेम को लेकर के। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज तक सुनवाई भी नहीं की, कभी कोई ऐसा मौका मिला नहीं जो बता सके। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट तब आ जाता है आर्टिकल 201 पे, आर्टिकल 201। ठीक है, अब इसमें जो है ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर मान लो गवर्नर ने कोई बात प्रेसिडेंट को भेजी, तो गवर्नर ने भेजी प्रेसिडेंट को असेंट के लिए, मतलब रिकमेंडेशन मांगा। अब प्रेसिडेंट के पास भी अनलिमिटेड टाइम है, कुछ है ही नहीं टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब, 3 महीना 6 महीना कुछ नहीं है। और इसका एग्जांपल अभी तक है, नीट के रिगार्डिंग द बिल बनाया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, वो आज तक प्रेसिडेंट के पास रखा हुआ है। इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि टू रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द लॉ एंड द थिंग ऑफ द दैट जुडी, आप जो लेजिस्लेटिव आइडियाज को आप जो रिस्पेक्ट देते हो वो नहीं दे रहे हो इस तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी टाइम कहा था कि
3 मंथ का एक रीजनेबल टाइम डिसाइड होना चाहिए। तो ये तो बात की गई इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। आप देख सकते हो एक कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस इस चीज के लिए भी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बहरहाल आर्टिकल 124A जो है इसके बारे में डिफाइन करता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया हुआ है इसको। तो यानी यहां से एक कंडम निकल के आता है, दैट इज द कोलेजियम। इस तरह से आप टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा। अब ये आर्टिकल पढ़ना जा करके और सोचना कि ये कोलेजियम से कैसे ये रिलेट हो रहा है। मैंने बताया है बहरहाल कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस है, और जो टसल चल रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ क्लेम करता है कि भाई ये आप जो अपॉइंटमेंट्स हम भेज रहे हैं आप उस पर बैठ जाते हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, नीचे से बिल आता है ये बैठ जाते हैं, इनके पास जाता है ये भी बैठ जाते हैं, कोई टाइम लिमिट ही नहीं है इनके पास डिसाइड करने की। तो उस तरह से वहां भी हो सकता है कोलेजियम में कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट 4 नाम भेजता है तो सरकार जो है वो 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर आपको नाम पैसे देना ही देना होगा। तो इस तरह की चीजें अगर हो तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस की चीजों को भी ठीक किया सकता है। और इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का कि अगर हम ये जो टाइम फ्रेम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं तो इट कैन बी प्रूव्ड एज अ अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक बार पढ़ना जाकर के और बताना इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस सेक्शन, राइट। चलिए, ये है शांति वन से रिलेटेड मेमोरियल डेडिकेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर क्रेडिटेड विद इंस्टॉलिंग पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन इंडियन पार्लियामेंट। बांग्लादेश, अच्छा शेख हसीना के बारे में पूछा हुआ है इसमें। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविक, द बैन वाज रिसेंटली रिवर्स्ड। तो बताइएगा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये। बस आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन, I'll surely try to address it, and please read the recommended articles, it will help you only. Thank you.